तो आज हम चाचा जी से जानने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि चाचा जी हमेशा इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, आप गढ़वाली या फिर हिंदी में क्यों नहीं बोलते, तो वो भी जानेंगे। और थोड़ा सा जो चाचा जी के बचपन की जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहला तो सवाल ये है कि आप हमेशा इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। नमस्ते पहाड़ चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और पहला रीज़न ये है कि आप जिस चीज़ से डरते हैं उसका सामना करना चाहिए, नहीं तो आप डरते रहोगे। इफ़ यू गेट अफ्रेड ऑफ मेकिंग कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक एवरी टाइम इन इंग्लिश। यानी जिस चीज़ से हम डरते हैं वो चीज़ हमें डराती है, और हम कितना देर डरेंगे, इसलिए उस चीज़ का सामना कीजिएगा जिससे आप डरते हैं या जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो एक ही उद्देश्य है कि सो दैट आई कुड बी इन हैबिट एंड आई कुड बी टीचिंग माई चिल्ड्रन बेटर देन दैट दिस टाइम आई कैन डू। तो ये रीज़न था, नहीं तो मेरे को कोई शौक़ नहीं है। मैं ठेठ गढ़वाली हूँ, 100% डाउन टू द अर्थ हूँ। आई नो वेरी वेल द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ माई ओन स्टेट, माई सराउंडिंग्स, माई ब्रिंगिंग अप जो भी है। मुझे इंग्लिश बोलने का कोई शौक़ नहीं। कई लोग गरियाते भी हैं, काय को बोलता है, इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल फील कर सकूँ। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गढ़वाली में बोलना चाहेंगे कि ऐसा कि आप चिंता मत करो, मुझे भी गढ़वाली आती है, मैं इंग्लिश ही नहीं बोलता हूँ, इसको आप वो तो कोई मेरे लुक से जान जाएगा कि मैं डाउन टू द अर्थ हूँ। गढ़वाली अभी मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव आया था तो मैंने गढ़वाली में बोला था अपने फ्रेंड से। हमको बोलनी चाहिए गढ़वाली। और क्या बताओ, गढ़वाली में? हाँ, गढ़वाली में बोल के जिन चल बताओ निक तो पढ़ दे के ले नहीं तो आप भविष्य बनाना क्या नहीं तो क्या अचीवमेंट्स हैं तेरा। तो बहुत सारे लोगों को, यानी कि बहुत सारे जितने भी लोग चाहते हैं कि चाचा जी गढ़वाली ठीक है, हर आदमी तय अपनी बोल चाल, अपनी रीति रिवाज, अपनी बोली भाषा तय प्रेम करना कि लेके यह डायलॉग याद आऊँ कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न मन को शूल। अगर हम रो रहे हैं और इंग्लिश में रोएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हिंदी में रोएंगे तो थोड़ा थोड़ा मज़ा आएगा, और गढ़वाली में रोएंगे तो 100% मज़ा आएगा और वो दुख बाहर हो जाएगा। तो ये है प्रभाव अपने बोली भाषा का। इसलिए अपने बोली भाषा को लाइक करना चाहिए, आगे प्रमोट करना चाहिए, और उसके लिए बहुत इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दिल से बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए। कभी भी हो आप कितने भी बड़े बन जाओ, पर अपनी मातृभाषा और अपना जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उसके रीति रिवाज, त्यौहार और जो कल्चर है उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जहाँ पर आप हैं ये डिपेंड करता है कहाँ पर हैं आप। सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश में बोलेगा। सामने वाला रीति रिवाजों की कदर करने वाला है, गढ़वाल की ट्रेडिशन को आगे प्रमोट करने वाला है, तो उसके साथ उस हिसाब से बोलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। अगर आपको पता लग गया कि ये गढ़वाली लवर है, उसके साथ ठेठ गढ़वाली बोलेगा। अगर सामने वाला अपने आप को दिखा रहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसके साथ अगर आप गढ़वाली में बोलेंगे तो वो ही विल नॉट बी एबल टू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पीकिंग। इसलिए डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वेयर यू आर डीलिंग विद एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल। अब हम चाचा जी से जानेंगे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर है, इस जगह का नाम पांग है, और ये गांव जो है हमारा गांव किरजानी है। तो यहाँ के बारे में जानेंगे कि पहले कैसा था जब चाचा जी बचपन में थे, यानी कि छोटे थे, उस टाइम यहाँ रोड थी, लाइट थी, मतलब लोग कितने थे, या लोग क्या नौकरी करते थे, क्या खाते थे, खेतीबाड़ी कितनी करते थे, वो जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर जितने खेत थे, मतलब यहाँ आवाजाही कितनी थी। अब तो काफ़ी कम हो गई है। नहीं, अगर ऑनेस्टली मैं सच में डिस्क्राइब करूँ तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे, ना ही सामने कैमरा के पीछे निक्कू खड़ी वो बिलीव करेगी। हमने ऐसा दौर देखा है कि आज की जनरेशन सच में बिलीव नहीं करेगी हम कैसे यहाँ पे जिए हैं, हमने कैसे स्ट्रगल किया है। ना यहाँ पे लाइट थी, पानी बहुत दूर था, एक ही परिवार था, और मम्मी पापा और हम 2 भाई थे। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया है। अब आप लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, लाइट आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब आप ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर में फ़ोन करके बता रहे हैं कहाँ हो, रोटी खाने आओ। तो और एक दूसरी बात है कि टरेन जो है, ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया। पहले इतना यहाँ पे प्लेन नहीं था, और पहले मतलब कुल मिला के पहले अच्छा था। इट वाज 100 टाइम्स बेटर दैन दिस वन। तो हम उस चीज़ को मिस करते हैं। आज हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन स्टिल वी आर क्राइंग आफ्टर दोज थिंग्स। तो ये चेंजेस आए हैं, और नेचुरल है, चेंजेस आते रहते हैं।
इंसान को पता नहीं लगता है कि कहाँ पर हम हैं, लेकिन उसके चारों तरफ चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और दूसरा सवाल ये है कि अब जैसे धीरे धीरे हमारे गांव में भी बहुत सारी खेती जो है बंजर पड़ने लग गई, यहाँ नीचे की साइड भी कई जगह कई गांव में। तो बचपन में कैसी खेती बाड़ी होती थी, लोग कितना खेती करते थे, क्या क्या फसल उगती थी, और आप लोग बचपन में मतलब क्या क्या काम करते थे, हल लगाना से लेकर जो भी काम आपने किए होंगे बचपन में? जी, अमूमन लोग कहते हैं कि गढ़वाल के लोग अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं। उसके पीछे ऑनेस्टली कहूँ तो वो रीज़न नहीं है। मेहनत अब कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, उतने ही मेहनत कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। उस टाइम वाइल्ड एनिमल्स इतना नुकसान नहीं करते थे जितना आज करते हैं, होते भी नहीं थे, क्योंकि नेचर और इंसान के बीच में एक जो हार्मनी थी वो अच्छी तरह से मेंटेन थी। आज कई फैक्टर्स हैं, कहते हैं कि जैसे मतलब वाइल्ड एनिमल्स को मारना तो दूर की बात है, उन्हें खदेड़ना भी बहुत बड़ा अपराध है, और सारे इकोसिस्टम बदल गया है। तो गांव के नज़दीक में वाइल्ड एनिमल्स आ जा रहे हैं, वो खेती को नुकसान कर रहे हैं। साल भर एक फार्मर मेहनत करता है, पैसे लगाता है, और उसका रिज़ल्ट उसको नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स ही विल नॉट डू दैट जॉब। इसलिए अब ये समस्या आ गई कि सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, और लॉजिकली कहें तो हर कोई इतना एबल हो चुका है कि ही कैन अर्न हिज और हर ब्रेड बाय डूइंग जॉब एनीवेयर। तो इतना बेनिफिट अब खेतों में काम करने से नहीं रहा। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नहीं बोलना चाहिए, और मैंने जैसे पहले कहा, मैं तो ग्राउंड टू द अर्थ हूँ। मैं मानता हूँ चीज़ों में अपने जो बेस है, अपने जड़ें कहाँ से हैं, उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। चाहे हमारे खेतों में हो रहा हो या ना हो रहा हो, उन्हें हमें दूसरे के हाथों में कभी नहीं बेचना चाहिए। और पर्टिकुलरली सारे व्यूअर्स जो हमारे गढ़वाल के हैं, उत्तराखंड के हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी ज़मीन है, चाहे वो बंजर है, लेकिन वो कई उसकी वैल्यू हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वो बेचने नहीं चाहिए और दूसरे विधर्मी लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप बचपन में क्या क्या काम करते थे, जैसे खेती बाड़ी के क्या क्या काम आपको आते थे, मतलब क्या क्या मदद करते थे आप दादी जी की? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं क्लास में भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि ऐसा भी कोई भी ऐसा काम नहीं है। हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं, एक हाउसवाइफ जो काम करती है वो सारे काम हम कर चुके हैं। हमने खेतों में काम किया है, मम्मी के साथ, पापा के साथ हल लगाया है, खेतों में गुड़ाई करी है, निराई करी है, गोबर निकाला है, गाय भैंस से दूध निकाला है, मथनी चलाई है, घी बनाया है, घी बेच के हमने पढ़ाई करी है, पैसा मतलब स्कूल का फ़ी अरेंज किया है। आई थिंक कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो आज की एक जो पहाड़न करती होगी वो सारे काम हमने किए हैं। और ऐसा कहा जाता कि इफ़ यू डू स्ट्रगल, इफ़ यू डोंट सबमिट, यू डेफिनेटली गेट द फ्रूट ऑफ दैट वन, एंड दैट आई गॉट। क्योंकि हम लोग पहाड़ से जुड़े लोग हैं, जो खेती बाड़ी के काम होते हैं, दैनिक जीवन में जो भी काम होते हैं गाय भैंसों से लेकर, वो हमारे बचपन में पहले से ही शामिल हो जाते हैं। हम देखते हैं अपने माता पिता को काम करते हुए, इधर उधर लोगों को काम करते हुए, तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो काम। जैसे कि हम भी बहुत काम करते हैं, जैसे हल लगाना, घर पे कुछ भी काम हो गया तो वो पहाड़ में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ बचपन से ही वो काम जुड़ जाते हैं। नहीं, उसका बेनिफिट हमें ही मिलता है। जो जितना स्ट्रगल करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। आजकल के बच्चे बड़े डनलप के गद्दों पे सोते हैं, कंफर्टेबल बेड पे सोते हैं, उनको पैम्परिंग करते रहते हैं, पेरेंट्स उनकी हर चीज़ को मानते हैं और वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन कमिंग हार्डशिप ऑफ द टाइम। इसलिए टाइम की मुश्किलों से वो झेल नहीं पाते। इसलिए आदमी को कठोर होना चाहिए। जहाँ भी आपको मौका मिले काम कीजिएगा, अपने आप को कठोर बनाइएगा, ताकि आप बुरी परिस्थितियों में अपने आप को कमज़ोर ना फील करें। जो जितना काम करता है वो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जितना आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी पहाड़ से निकले हुए लोग होते हैं उनको अकेले रहने में या फिर कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। जैसे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो सीख के आते हैं। उनके जो जीवन में है खाना बनाने का एक रोल होता है कि वो जैसे मम्मी पापा खेत चले गए तो वो घर पे खाना बनाना सीख जाते हैं। इसलिए पहाड़ के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जब वो घर से बाहर चले जाते हैं। नहीं, आज भी करना होगा। जो राजा बेटा होगा अपने घर का, उसे डेफिनेटली स्ट्रगल करना होगा। तब तक करना होगा जब तक वो स्ट्रॉन्ग न बन जाए, और यदि नहीं बन पाया तो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसलिए जो बच्चे घर पे काम करते हैं, अच्छी बात है, काम कीजिएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए नहीं, केवल अपने आप को हेल्प करने के लिए, ताकि आप आने वाले जो हार्डशिप्स होंगे, एवरीबडी विल हैव टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ कमिंग टाइम। तो इसलिए वो हार्डशिप
आपको वहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट करने में मदद करेगा। इसलिए ये ना सोचें कि हम पेरेंट्स पे उपकार कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो वास्तव में अपने लिए करते हैं, और अपने लिए आप मेहनत करेंगे तो आप ही को बेनिफिट इस बात का मिलेगा। अब हम चाचा जी से ये जानेंगे कि आज के ज़माने में जो हमारे रीति रिवाज, जो त्यौहार हैं, जो कल्चर हैं, वो धीरे धीरे मॉडर्न भी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आपके टाइम में यानी कि बचपन में कितने त्यौहार मनाए जाते थे? जैसे पांडव लीला हो गई, रामलीला हो गई, क्या क्या गांव में होता था जिसमें सब गांव के लोग मिलजुल करके भाग लेते थे और उसको आगे बढ़ाते थे या फिर सहयोग पूरा करते थे अपना? जी नहीं, देखिए समाज के साथ बदलना आदमी को ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो समाज के साथ नहीं बदलता है टाइम के साथ, तो बदल नहीं पाता है, वो समाज की मुख्य धारा से पीछे रह जाता है। तो टाइम के साथ हमें अपने आप में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, और ये एक अपरिहार्य भी है, लेकिन फिर भी हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अब रही जहाँ तक कि ट्रेडिशंस, कितने प्रकार के सेलिब्रेशंस गांव में होते थे, तो हमने वो सारे देखे हैं। जैसे आपने बात करी पांडव नृत्य की, रामलीला की, आज जो भी ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और उनमें सभी में अपने ट्रेडिशंस के प्रति, अपने कल्चर के प्रति सम्मान बढ़ता है, और वो चीज़ें उसको अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ रख पाती हैं हमेशा के लिए। और आप यकीन मानिएगा, जब वो आदमी बड़ा होता है तो बचपन की सारी चीज़ों को कभी नहीं भूल पाता है, और वो अपने मुख्य धारा से कभी नहीं हट पाएगा, चाहे वो कितना ही मॉडर्न हो। आपने तमाम बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे अभी एक वो जो पहलवान हैं, क्या नाम, अंगद नाम से, तो हमारे ही रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ग्राउंड टू द अर्थ हैं, जहाँ भी वो जाते हैं बातें करते हैं, तो तब आदमी को उन चीज़ों में ज़्यादा इन्जॉय आता है। जितना आदमी बड़ा होता है उसे अपने गांव के, अपने कल्चर के, जिस एरिया में वो रहता है उसके ट्रेडिशंस को, उसके कल्चर्स को, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो, उनमें कुछ कमियां भी क्यों ना हो, लेकिन वो उन्हें आनंदित करते हैं और उन्हें एक अच्छा सुकून फील करवाते हैं। तो इसलिए दोनों को हमें, एक कहा ना मैंने पहले, कि हार्मनी बना के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न हैं और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल गंवार हैं। तो हमें दोनों को एक तारतम्य होना चाहिए, दोनों में एक हार्मनी होनी चाहिए। अब हम चाचा जी से जानेंगे उनकी एजुकेशन के बारे में और साथ ही पापा जी की एजुकेशन के बारे में, क्योंकि चाचा जी और पापा जी एक क्लास आगे पीछे पढ़ते थे, तो दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा है और एक ही उनका रूटीन था। तो जानेंगे कि आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास की एजुकेशन और उसके बाद टीचर बनने तक की पूरी जर्नी एक उसमें। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात रही, तो मैंने ईमानदारी से कहूँ तो कॉलेज का मैं गेट नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि सिचुएशन से ऐसी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम घर में मम्मी पापा और 2 भाई थे, दोनों बहन की शादी हो चुकी थी, मम्मा बीमार थी, तो इसलिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ा। हम दोनों भाइयों ने +2 वहीं से पास किया है जहाँ से आप पढ़े हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। मैं घर में रहा तो मुझे प्राइवेट करने का मौका मिला, आपके पापा को घर पे नहीं रहने का मौका मिला, वो नहीं पढ़ पाए। तो 12वीं के बाद सारी पढ़ाई मैंने एज ए प्राइवेट स्टूडेंट करी है। +2 तक हम दोनों भाई साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी रही कि नहीं आगे बढ़ पाए, तो उसके बाद प्राइवेट किया, तो आज एक बन पाए, 2 रोटी कमा रहे हैं। और इसलिए मैं इस चीज़ को अपने बच्चों में शेयर करता हूँ। अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि एक गरीब घर का आदमी भी अगर मेहनत करता है तो वो बन जाता है। और ऑनेस्टली अगर आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ तो नहीं कहूँगा, जितने भी बड़े लोग हैं, वो ग्राउंड टू द अर्थ होके आए हैं, और बड़ा वही है जिसके पास अभाव रहा है। अगर आपके पास अभाव है तो आप ड्रीम्स देखते हैं, और उन ड्रीम्स को देखने के लिए आप हर भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर हमारे सामने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम किस चीज़ के सपने देखेंगे, और अगर हम सपने नहीं देखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एजुकेशन आपने वर्ड यूज़ किया, तो हम सिंपली हम 12वीं तक पढ़े हैं और बाकी हमने प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी करी है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके बचपन में अगर आज की कोई चीज़, चाहे वो इंटरनेट हो, स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी थिंग हो, अगर वो होती तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उस टाइम की वो बेहतर होती, या फिर आप कुछ और कर रहे होते, आपको एक पुश मिल जाता उसकी वजह से? जी बिल्कुल, ईमानदारी से। और एक सवाल और कि अगर आपके टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ जो थी जो नहीं होती तो आप आज और अच्छा कर रहे होते, या फिर उस टाइम वो थोड़ी ख़राब जैसी थी? जहाँ तक बात रही सोशल मीडिया की, इंटरनेट की बात आपने करी, ऑनेस्टली बोलूँगा अगर मेरे पास भी होती तो मेरा भी ध्यान डाइवर्ट होता। बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि मुझे क्या करना होता है। जब तक उसको समझ आती है तो सारी सिचुएशंस, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जा चुकी होती हैं। लेकिन इतना है कि ज़रूर कुछ ना कुछ डिपेंड करता है माइंडसेट पे, कि बच्चे को अगर पता है कि मैं किस फैमिली से हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं ऐसे ही रहूँगा,
तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आई कुड हैव डन बेटर देन दिस वन। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें होती, हमारे पास कोई बैकअप होता, सपोर्ट करने वाला होता, तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेस वेयर आई एम। तो एनीवे आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद वट एवर आई हैव। जो मेरे पास था मैंने उसका भरपूर यूज़ किया। और अगर ये सारी चीज़ें होती तो मैंने कहा हो सकता कि मैं डाइवर्ट भी कर जाता या मैं और अच्छा कर जाता, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम में बच्चों के लिए कहने को तो हम कहते हैं कि आपके पास इंटरनेट है, यू कैन फाइंड आउट। अब हमारे पास डिक्शनरी नहीं हुआ करती थी, तो जो वर्ड मीनिंग हमें नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग हम कहीं नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन बच्चा डाइवर्ट हो जाता है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि बच्चा इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाता है। एक्सेप्शन केसेस होंगे 5-7% जो अच्छी तरह से यूज़ करते होंगे, नहीं तो टोटली दिस मोबाइल जो एक क्रांति लेके आया है, तो मुझे लगता है नेगेटिव ही लेके आया है। सारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में मुझे लगता है, चाहे मेरे अपने बच्चे हों या चाहे किसी और के भी हों। मुझे ऐसा फील होता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई चीज़ आपके टाइम में ना होती तो वो बढ़िया रहती? ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी हमारे टाइम में कि जो ना होती वो बढ़िया रहती। हमारे बचपन में जो भी था, जो भी भगवान ने दिया वो सर्वश्रेष्ठ था, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता था। जो नहीं था उसकी कमी हमको फील हो रही है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि जो हमको लगा कि वो ना होती तो हम आगे बढ़ते। पॉवर्टी नहीं होती तो हम मेहनत नहीं करते, अभाव नहीं होता तो हम सपने नहीं देखते, स्कूल नज़दीक होता तो हम शायद पढ़ नहीं पाते, स्कूल दूर था हमें उसकी वैल्यू पता थी इसलिए हम पढ़ पाए हैं। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। इंग्लिश में कहते हैं कि इजी कम इजी गो। इफ़ यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, दैट थिंग्स विल गेट अवे फ्रॉम यू विदाउट नोइंग। यू विल नॉट कम टू नो व्हेन दैट थिंग गॉट अवे फ्रॉम यू। तो इसलिए इजी कम इजी गो है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगती कि जो हमारे टाइम में रही हो और वो ना होती तो हम अच्छे होते। ऐसी कोई चीज़ मुझे ध्यान तो नहीं आता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस टाइम की एजुकेशन और आज की एजुकेशन, क्योंकि चाचा जी ने भी बचपन में पढ़ा और आज वो टीचर हैं, तो दोनों टाइम का उनको पता है कि यानी कि अर्ली जो 2000 में और आज यानी कि 2024 है, तो दोनों की टाइम की एजुकेशन में आपको क्या अंतर लगता है कि उस टाइम क्या था और आज क्या अपग्रेड हो चुका है या फिर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है? आज की एजुकेशन और पुरानी जो हमारी एजुकेशन थी उसकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। दैट टाइम वाज टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर के हिसाब से पढ़ाई होती थी, टीचर के हिसाब से बच्चों को रहना पड़ता था, यानी गुरु के हिसाब से स्टूडेंट चलते थे। गुरु श्रेष्ठ था और चेला उसके अंदर था। आजकल के सिनेरियो क्या है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से हो या चाहे जो कमिंग जो टाइम चल रहा है उसकी अपनी मजबूरियाँ हों, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। तो अब आप अंदाज़ लगा दीजिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो क्या एक गुरु क्या पढ़ा पाता होगा और कैसे पढ़ा पाता होगा कि बच्चे पे डिपेंड करता है कि पढ़ाना है जी तो ठीक है सर, नहीं पढ़ना है, मन नहीं करता है तो नहीं पढ़ाना, दैट्स ऑल। अच्छा, हमने आपसे सुना है कि उस टाइम जो है जैसे क्लास होती थी, यूपी बोर्ड उस टाइम होता था, 100 में से बड़ी मुश्किल से ही 8-10 या 10-12 बच्चे पास होते थे। तो क्या वो बात सच है? आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, मोर देन 120 स्टूडेंट्स जब आपके पापा 10th में थे उस टाइम थे, और पूरी क्लास में 7 या 8 बच्चे पास हुए होंगे, और जो 60+ मार्क्स लेके आता था तो उसका नाम आप इस प्रकार से अंदाज़ लगा दीजिएगा कि वो आज के टाइम का सेलिब्रिटी था। तो ये सिचुएशन था उस टाइम और ये था पढ़ाई का अहमियत। और आज आप देखिएगा 60% मार्क्स उसकी आते हैं जो क्लास में सबसे बैक बेंचर बच्चा होता है, और आगे की जो फ्रंट रो पे बैठने वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स 99 पे भी अपने बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि 99 पहले ही आ गई तो अब उसके लिए पीछे का ऑप्शन तो हमेशा डाउन ही होगा। तो पढ़ाई का ये स्टैंडर्ड था। अच्छा, उस टाइम हमने भी आपसे ये सुनते आ रहे हैं कि जैसे स्कूलों में रहते थे, टीचर भी वहीं रहते थे, बच्चे भी वहीं रहते थे, तो क्या रूटीन रहता था? जैसे सुबह स्कूल चले गए तो हफ्ते में हमेशा वहीं रहना होता था या फिर कभी आप घर आ सकते हैं, तो टीचर भी साथ में रहते थे, तो कैसा रहता था दोस्तों के साथ भी और टीचर भी एक ही स्कूल में, एक ही कमरे में? जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जितना हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उतना वो हमें फ्यूचर में अपने भविष्य को ब्राइट करने में हेल्प करता है। पहले हमको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था क्लासरूम में, क्लास में टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, और आज बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे आपने बात करी कि डिफरेंस बिटवीन द वेज, जिस तरह से एजुकेशन दी जाती थी। आज जुलाई महीने में स्कूल चल ही नहीं पाता है, बारिश होती है, छुट्टियां हो रही बच्चों की, तो मुझे लगता है कि क्या हम कभी स्टूडेंट नहीं थे, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे?
इतनी बारिश में, इतने सर्दियों में हम स्कूल जाते थे, इतना बच्चे को इतना मतलब लाइटली इतना मान लिया गया उसको कि ही विल नॉट बी एबल टू फेस द सिचुएशंस, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो या प्रेजेंट टाइम की जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। बारिश हो रही जी, बच्चों को छुट्टी कर लो, आज कर लो, कल छुट्टी हो गई, परसों छुट्टी हो गई। हमने तो सारी हार्डशिप्स देखे हैं, और हार्डशिप्स देखे हैं तो ही मतलब अपने आप को सफल बना पाए हैं। तो बच्चा अगर परिस्थितियों से जूझना नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? और तो अगर इतना लाइटली बच्चे को लोगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? और स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो ये अंदर था, हमें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था क्लासरूम में। टीचर ने मार दिया तो घर पे डर था कि घर वालों को ना पता लगे, अगर पता लग गया तो घर पे और पिटाई होती। और आज का वक्त ये है कि टीचर ने अगर पिटाई कर दी तो सबसे पहले टीचर की पिटाई होने वाली है, बच्चा तो फिर जो भी है। एनीवे अब ये जानते हैं कि उस टाइम जब बोर्ड एग्जाम होता था तो एग्जाम देने के लिए आपको दूर किसी सेंटर में जाना होता था, वहीं रहना होता था। जी। तो वो किस तरीके से करते थे? या दोस्तों के साथ जाते थे, फिर वहाँ पर रूम लेना, खाना बनाना, फिर पढ़ाई भी करनी, और जो पेपर होते हैं उनके बीच गैप भी रहता है, तो कैसे वो सारी चीज़ मेंटेन होती है? मुझे अभी भी याद है 93 में मैं हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम देने गया था राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना स्कूल है। 10th क्लास का उस टाइम वो चमोली में था, अब वो चमोली में है और हम रुद्रप्रयाग में आ चुके हैं। आप इमेजिन कीजिएगा 10th क्लास का बच्चा घर से बाहर रह रहा है, खुद उठना है, खुद खाना बनाना है, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया। हम घर को मिस करते थे, पढ़ाई तो दूर की बात है, हम रात को शाम के टाइम पे रोया करते थे कि हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। खाना बनाने में ही कल सुबह पेपर देने जाना है, 7 बजे हमारे पेपर शुरू होते थे, और जहाँ हमारा कमरा था वहाँ से स्कूल का 1.5 किलोमीटर जंगल का रास्ता था। और मुझे आज भी याद है कि टीचर्स की ड्यूटी लगी होती थी। 10वीं क्लास का बच्चा घर से बाहर रह रहा था, खुद खाना बना रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और 7 बजे स्कूल में पहुँच जा रहा था सुबह। तो हमने वो हार्डशिप फेस करी हैं। अब आप बताइएगा 10th क्लास का बच्चा आज खुद मेरा ही बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हमें बिलीव नहीं होता कि वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। आप जानते हैं उस टाइम के ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज लोगों के पास बाइक है, स्कूटी है, पर्सनल कार हैं, बस अवेलेबल हैं, गाड़ियां अवेलेबल हैं। उस टाइम क्या सिनेरियो था? जैसे रोड है, कहाँ सड़क थी, कितनी गाड़ियां चलती थी उस टाइम पे? बहुत हार्डशिप्स थे, लेकिन वो बेनिफिशियल साबित हुए सभी के लिए। ना कोई स्कूटी दिखती थी, ना कार दिखती थी, ना बाइक्स दिखती थी। टाइम जाने वाली बसेस थी, और यहाँ से पोखरी का किराया 2 रुपये था, जो आज 30 रुपये हो चुका है। और ये सारी चीज़ें नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था, और पोल्यूशन नहीं था तो सारे मतलब एक सामान जो चाहिए होता आदमी के लिए, लग्जरीज नहीं थी तो आदमी कठोर था तो सफल था। लग्जरीज हुई, ठीक है, हाँ, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उससे बेनिफिट कम हुआ है बजाय नुकसान के। आपने बात की लग्जरी की, तो अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। जैसे आज टीवी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप हैं, पीवीआर सिनेमा है, आपको हर जगह एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। नेटवर्क के ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का जैसे न्यूज़ हो गया, टीवी हो गया, तो उनका मतलब लोग किस चीज़ से सुना करते थे या फिर देखा करते थे? आपने स्क्रॉल जब सोशल मीडिया को किया होगा तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के गेम्स के बारे में, पुराने ज़माने में जो एंटरटेनमेंट्स के साधन थे उनके बारे में यदि डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो नीचे से इमोजीज बने होते क्राई करने की। बहुत सारे खेल थे जो सबको एक साथ रखना सिखाते थे। आज का बच्चा अपने ही दुनिया में अकेला खोया हुआ है। हम पत्थरों से खेला करते थे, दौड़ भाग किया करते थे, खेतों में वॉलीबॉल खेला करते थे। स्कूल में जब वॉलीबॉल या स्पोर्ट्स का सामान उसकी ऑक्शन होती थी तो हम पैसा बचा के फुटबॉल के या वॉलीबॉल का जो बाहर का कवरिंग होता है उसको ख़रीदते थे, खेतों में खेलते थे, दौड़ भाग किया करते थे। यानी उस टाइम का बच्चा वाज लॉस्ट इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और आज का बच्चा इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ है। तो वर्चुअल गेम्स आज का बच्चा खेल रहा है और हमने रियल गेम्स खेले हैं। और जहाँ तक रही एंटरटेनमेंट की बातें, तो आपस में ही बच्चे एंटरटेनमेंट किया करते थे। जब बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन गांव में होने वाली ड्रामा, रामलीला या पांडव नृत्य हो या देव नृत्य जो भी उत्तराखंड में होता है, ये सारे साधन थे। और हम बहुत और इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें जैसे आज टीवी है, टीवी भी बहुत कम लोग देखते हैं, नहीं कर पाएंगे कि हम टीवी देखने यहाँ से ये लगा दो 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के और उधर से 2 किलोमीटर डाउन 7 किलोमीटर पैदल चल के हम टीवी देखने जाते थे। और अनफॉर्चुनेटली जैसे हम पहुँचते थे वहाँ पे लाइट कट हो जाया करते थे, क्योंकि हम अनलकी तो हमेशा से ही रहे हैं। और आज हमारे पास सारी सुविधाएं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
अच्छा, उस टाइम पे रेडियो चला करते थे, क्या हर किसी घर में रेडियो होता था या फिर रेडियो पे लोग क्या क्या सुना करते थे उस टाइम? आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, जो कभी आदमी अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था तो कंधे में रेडियो लटका के जाया करता था, और जिसके पास रेडियो है उसका एक सोशल स्टेटस था। आज के टाइम में जिसके पास थार है उसका वही सोशल स्टेटस था जिसके पास उन दिनों कंधे में 2-in-1 टेप रिकॉर्डर या रेडियो हुआ करता था। वो गाने बजाते हुए सुनते हुए अपने रिश्तेदार को अटेंड करता था। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे हाउ ब्यूटीफुल दैट टाइम वाज। स्टिल आई एम मिसिंग, एंड इट वाज गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम फॉर मी एंड फॉर ऑल माई स्कूलमेट क्लासमेट्स लाइक दैट। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अगर कहीं शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो किसी से पैंट या फिर जिसको सुलार बोलते हैं उसको मांग के लाते थे कि यार हमको वो चाहिए। हाँ, तो वो हमारे टाइम पे नहीं था, वो आपके दादाजी के टाइम पे था। लेकिन हमारे टाइम पे ये था कि हम स्कूल की ड्रेस पहन के शादी में जाते थे। वही ड्रेस जो हम स्कूल में पहनते थे उसी को पहन के जाया करते थे, और बड़ी खुश होके जाया करते थे, क्योंकि सभी ऐसे ड्रेस पहन के जाया करते थे। तो ये फील नहीं होता था कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास अच्छे शादी में जाने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, चाहे कुछ भी हो, वो टाइम अच्छा था। आज की 10,000 20,000 की जैकेट पहनने से वो स्कूल की शर्ट, यूनिफॉर्म की शर्ट बहुत प्यारी थी, उसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, एंड दैट विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। अच्छा, आपने बात करी पैसों की, तो उस टाइम से और अब पैसों में कितना ज़्यादा अंतर हो चुका है? उस टाइम जैसे 100 रुपये की वैल्यू कितनी थी और आज 100 रुपये की वैल्यू क्या है, आप मतलब उस पर बताना चाहेंगे कुछ? आप मुझे लगता है एंटरटेनमेंट के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमारे टाइम पे ये चीज़ें इतनी सस्ती आया करती थी तो हमें बिलीव ही नहीं होता था। आज जब मैं आपसे बोलूँगा कि उस टाइम इतनी चीज़ें सस्ती थी तो आपको भी बिलीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू हैव नॉट सीन दैट टाइम। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 रुपये में जितनी सारी चीज़ें आती थी आज वो 500 रुपये में नहीं आ पाती होंगी। लेकिन बात वही है कि उस टाइम 1 रुपया पाना बहुत मुश्किल था। और आप बिलीव करेंगे कि हमने 3 रुपये किलो चीनी हमने ख़रीद रखी है, 5 या 6 रुपये किलो चावल हमने ख़रीद रखे हैं, हालांकि वो हमको नसीब नहीं हुआ करते थे उस वक्त। आज हुआ करते हैं तो आज हम खा नहीं पाते हैं। तो मतलब उस टाइम पैसे की वैल्यू ज़रूर थी, उसका वैल्यू का डाउनफॉल इस टाइम हुआ। इन लोगों के पास पैसा है लेकिन उससे उतना वो नहीं हो पा रहा है, उसकी यानी पैसे की वैल्यू कम हुई है, हालांकि पैसा लोगों के पास हो गया है। तो 1 रुपये में जितनी चीज़ें हम ख़रीद लिया करते थे, आप जैसे मैंने पहले कहा 500 रुपये में नहीं ख़रीद पाते होंगे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जैसे उस टाइम माचिस अवेलेबल नहीं होती थी तो लोग एक दूसरे के घर से आग मांग के लेके आते थे, तो वो क्या चीज़ रहती थी? अब क्योंकि जो आपके व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि सारे यंग जनरेशन ही हैं और उन्हें ऐसा लगेगा कि बिलीव नहीं कर पाएंगे। और मुझे आप इतना इंटरव्यू लेके मुझे ये फील ना करवाएंगे मैं कोई सेलिब्रिटी बन गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट इट्स लाइक फन गोइंग ऑन। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आज ये इंटरव्यू जो है यानी कि बातचीत अचानक से हो गई। हम ब्लॉग बना रहे थे, उस पर एक बात छिड़ गई, तो हमने सोचा कि चलो चाचा जी के आज जो के बचपन टाइम पीरियड में कोई ये बोलेगा कि मैं 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर घर से किसी के घर से आग मांग के लाता था, कोयला, जले हुए कोयले इधर रास्ते में फूंक मार के लाता था। द पीपल विल बस्ट इनटू लाफ्टर। लेकिन ये सच्चाई थी, माचिस तक के पैसे लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। ये तब की बात है जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, और ये इतनी पुरानी सदियों वाली बात नहीं है। ये अराउंड 90 प्लस की बात मैं कर रहा हूँ। 1990 प्लस के बाद 93 में हम 9th-10th में थे, तो उस टाइम भी इतना लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि माचिस तक का पैसा उनके पास नहीं हुआ करता था। जो मिट्टी का तेल आता था वो भी मांग के लाना पड़ता था, और अगर गांव में शादी ब्याह हो रहे हैं तो लाइट तो कहीं हुआ करती थी नहीं। तो बहुत मुश्किल भरा टाइम पीरियड था, लेकिन गोल्डन था, बात यही कहूँगा। इट वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड फुल ऑफ बैड सिचुएशंस, बट इट वाज ऑफ कोर्स अ गोल्डन टाइम पीरियड फॉर अस। अच्छा, बात शादियों की आई तो आज की शादियां जो है एक दिन में निपट जाती हैं और बड़ी लग्जरी तरीके से होती हैं, डीजे पार्टी ये वो सो। तो उस टाइम पे शादियां कैसे होती थी? 2 डेज़ की शादी होती थी, तो किस तरीके से मेहमान आते थे, उनको क्या खिलाया पिलाया जाता था? लाइट तो रहती नहीं थी, मतलब हर प्रॉपर नहीं रहती थी, तो कैसे लालटीन से बारात को लाना, फिर उनका स्वागत करना, फिर उनको घरों में रखना, किस तरीके से सारी चीज़ मैनेज होती थी शादियों की? वो शादियों की अहमियत तो ये दूसरी बात है, लेकिन आपने ये सही कहा कि रिश्तों की बागडोर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि हमारे टाइम पीरियड में या जब हम बचपन में थे तो शादियां अरेंज मैरिज हुआ करती थी, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जब शादी करता है, सोचता है तो ढंग से करता है, प्लानिंग करके करता है।
सिर्फ कई चीज़ें वो देखता है कि हमारे बच्चों का भविष्य आगे कैसा रहेगा। आजकल की शादियाँ नहीं रह गई, होंगी 2-4% जो अच्छी होंगी, लेकिन निभाना करना, गांव में लाइट नहीं होना, लेकिन लोगों में एक सोशल कोऑपरेशन की भावना थी। सारा काम बहुत आसानी से हो जाया करता था। जिसके पास पैसा नहीं होता था तो अगल बगल के लोग उनकी हेल्प किया करते थे। सारे मिलजुल कर काम करते थे। आप इमेजिन में नहीं कर सकते हैं कि कितना सोशल कोऑपरेशन हुआ करता था कि जिस घर में 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, तो उस घर के पेरेंट्स को चिंता ही नहीं हुआ करती थी। लोग डेफिनेटली हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। द पीपल वर वेरी सपोर्टिव, द पीपल वर वेरी सेल्फलेस एंड एक दूसरे के लिए जीते थे, जो आज मिस कर रहे हैं सारे लोग। हमें तो यही लग रहा है आज सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फिश आदमी हो चुका है, केवल अपने लिए जीता है, दूसरे चाहे कैसे भी जी रहे हों। अच्छा, बचपन में हर कोई शरारत करता है, तो क्या आप अपनी कुछ शरारत अपने दोस्तों के साथ की हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपने करी हो, हंसी मजाक वाली? नहीं, जहाँ तक शरारत की बात है, हम गांव से दूर थे तो हमारा गांव के बच्चों से पाला कम पड़ता था, केवल स्कूल में था। और स्कूल का एटमॉस्फेयर मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पे दोनों भाई थे, आपके पापा जी और मैं। तो हमने ऐसी कोई शरारत नहीं करी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, जब हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो हम लाइट लाने का प्रोग्राम किया करते थे। अक्ल नहीं थी, नंगी वायर को जोड़ा करते थे। तो दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड कि आई एम सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे हमने कोई शरारत, ना हमने किसी से लड़ाई करी और ना ही करने का मौका मिला, स्पेशली क्योंकि हम घर से, गांव से थोड़ा दूर रह रहे थे, अकेले रह रहे थे। अच्छा, उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जो लाइट वाला प्रकरण था, कि वो हुआ क्या था? वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर चीज़ें नहीं हैं, अगर आप अभाव में हैं तो आप सपने देखते हैं, और सपने देखते हैं तो उसके लिए कुछ कर गुजरने को आप आतुर रहते हैं। तो हमारे घर में लाइट नहीं थी, तो बगल पे 33 केवी की लाइन है, 11 केवी तो की हमें लाइन ये है पता शायद। नहीं था कि ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है। तो किसी अपने एक क्लासमेट हैं, वो अब आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हमें कोई वायर दिया और बल्ब दिया और होल्डर दिया। तो हमने यहाँ से होल्डर फिट कर दिया, यहाँ से लाइन जोड़ते जोड़ते ले गई, नीचे डाल रहे थे, यहाँ से जोड़े जा रहे हैं। तो वो तो अच्छा हुआ कि लाइट नहीं थी। हमारे गांव के बड़े भाई साहब हैं, हमारे प्रधान जी भी रह चुके हैं, श्री वासुदेव सिंह बिष्ट जी। तो वो आए तो उन्होंने पापा जी को डांटा, फिर हम बच गए, नहीं तो हम नहीं होते इस दुनिया में। तो उनका भी योगदान है हमें यहाँ तक रखे रहने का। तो ज़रा सोचो, 33 केवी की लाइन पे एक बल्ब जला रहे थे। बड़े भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो क्या था कि जिस दिन आपको झटका लगा था, आप खेत के किनारे से ऊपर दीवार पर जा गिरे थे। हाँ, वो इसलिए लगा कि क्योंकि हमने वहाँ 33 केवी पहले होल्डर फिट कर दिया, उस पर बल्ब लगा दिया, अर्थ का वायर उस पर स्टेक पे लगा दिया और फेस का वायर ऊपर डालना था। तो वो कुंडा नहीं फंस पाया, वायर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गया। तो मैं नंगे पाँव था, क्योंकि हमारे पास चप्पल हुआ नहीं करती थी, तो नंगे पाँव था, इसलिए अर्थ ने मुझे फेंक दिया। अगर मेरे पास चप्पल होती तो शायद अर्थ नहीं मुझे दूर फेंक पाता और मैं हो जाता कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता, मुझे बहुत भयंकर लग जाता। तो दैट वाज ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमें इतने सारे बच्चों को झेलना था, तो इसलिए जिंदा रह गए। झेल रहे हैं अपने भी, दूसरों के भी। अच्छा, हम पहाड़ों से आते हैं और पहाड़ों में एक चीज़ फेमस है, जैसे भूत प्रेत हो गया, भूत बीड़ी मांग लेता है। कुछ ऐसी घटनाएं आप शेयर करना चाहें अपने बचपन की, या आपको कभी ऐसा आभास हुआ होगा दोस्तों के साथ वगैरह कुछ? नहीं, वो चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कभी चीज़ें संयोगवश हो जाती हैं। तो कभी हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हार्डशिप करी है, लेकिन हमें कभी जंगल में जाने का, इतना दूर अकेले जाने का मौका नहीं मिला। नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमको भेजा। हम अपने घर में आए स्कूल से और स्कूल से घर गए। हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं, लेकिन डराया करते थे कि ऐसा होता है, वैसे होता है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं। आज का डिजिटल इंडिया है, इसमें भी चलती हैं, ऑफकोर्स चलती हैं। ऐसी फिल्म्स बनती हैं, ऐसे किस्से कहानियाँ लिखे जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन आज के हम कैसे लेते हैं उनको। अच्छा, इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव से चेंज नहीं होनी चाहिए आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर टाइम में, कि जो कि एक जो गाँव की जो रूट है उसको चेंज कर देंगे। जी, जहाँ तक रही क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में बताया है कि अपने जड़ों को मजबूत बना के रखिएगा। आने वाला टाइम, कोरोना टाइम ने सबको सबकी वो दिखा दी, तुम्हारी जिसको कहते हैं हैसियत क्या है। तो हमें अपने ज़मीन जैसे भी हो, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है और उसके हम केयर टेकर हैं, हमने वो ख़रीदी नहीं है, वो हमारे पास आई है। हमारे पास इसलिए आई है कि हमारे पेरेंट्स ने उसको नहीं बेचा है। हमारे पेरेंट्स के पास इसलिए आई थी कि उन्होंने
उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं बेचा है, तो उस ज़मीन को बेचने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने वो ख़रीदी नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं और हमें वो आगे वाली पीढ़ी को देना है। चाहे आप बंजर दो या सही करके दें, लेकिन यू डोंट हैव एनी राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी विच यू हैव नॉट बॉट। अगर आपने ख़रीदी है तो ये आपका अधिकार है, लेकिन जो ज़मीन आपके पेरेंट्स की है, फोर फादर्स की है, वो आप ना बेचें। चाहे वो बंजर रहें कोई बात नहीं, लेकिन अपने गांव से आना जाना बना के रखिएगा, लिंक बना के रखिएगा, अपने गांव से जुड़े रहिएगा। आने वाले 20-25 सालों में शायद आपको मेरी बातों का अहमियत पता लग जाएगी कि मैं किस पर्पज़ से बोल रहा था। अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी पेड़ की जड़ें हल्की पड़ गई तो बड़ा सा बड़ा पेड़ उखड़ जाता है। तो हमने उखड़ना नहीं है, अपने गांव से हमें अपना लगाव बना के रखना है, कांटेक्ट में रखना है। किसी स्पेशल ओकेज़न पे आप कहीं भी जॉब करते हों, कहीं भी रहते हों, चाहे विदेश में हों, चाहे अपने ही इंडिया में हों, अपने गांव आइएगा, जाइएगा, देखिएगा, लिंक में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा और किसी खास ओकेज़न पे 2-3 दिन के लिए आएँ, ताकि आपके बच्चों को पता लगे कि आपकी इन बाउंड कहाँ के हैं, आपकी ब्रिंगिंग अप मतलब वेयर इज़ योर बैकग्राउंड, ताकि वो भी इस चीज़ से अनभिज्ञ ना रहें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपने मेरे को पूछा तो मैंने बता लिया, और मैंने सारा कुछ इसलिए बताया कि यूट्यूब में रखी हुई वीडियोज़ ऑफ कोर्स भविष्य के लिए एक रिकॉर्ड बनेंगी और आने वाले लोग भी देखेंगे कि क्यों बोला था, किस लिए बोला था। तब तक सारा टाइम पीरियड would have been changed and my wordings would have got its long lasting effect on the mind of the viewers of that time. बिल्कुल, चाचा जी ने जाते हुए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए, चाहे कोई गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, कि आप अपनी जड़ों से इधर उधर नहीं होना है, जड़ों को कमज़ोर नहीं करना है। तो इस बातचीत को, इस एक छोटे से इंटरव्यू को इतना ही रखते हैं। हम फिर कभी मिलेंगे ऐसी कुछ अनजानी अनोखी बातों के साथ, इतिहास के मतलब बचपन की यादों के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने विचार धन्यवाद कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।